हेलो बच्चों, वेलकम टू आईआईटी आश्रम। जो आपने खोज का एग्ज़ाम दिया है 12 अक्टूबर को, उसके टेस्ट के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स सेक्शन के। उम्मीद करता हूँ सभी का खोज का पेपर बहुत इजी होगा, मतलब इजी लगा होगा आपको, या इजी टू मॉडरेट ऐसा कह सकते हैं। अगर आपने अभी तक जो भी पढ़ा है क्लास 4th में 5th में, उसी के ऊपर बेस्ड ये मोस्टली क्वेश्चंस थे और जनरल साइंस के क्वेश्चंस ऐसा कहा जा सकता है, बट इसको स्पेसिफिकली हम फिजिक्स में डील करते हैं हायर क्लासेस में, इसलिए मैं फिजिक्स इसको बोल रहा हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट का जैसे रिजल्ट आ जाता है आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे। अगर बहुत अच्छा स्कोर किया है तो डेफिनेटली कुछ आपको कैश अवार्ड मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं। तो जैसा भी आपका रिजल्ट आता है, आई वुड सजेस्ट कि भाई एक बार डेफिनेटली यहाँ ऑफिस कांटेक्ट करें और आप किस प्राइस के लिए एलिजिबल हैं, किस बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं, वो एक बार पता करिए। चलिए, लेट अस बिगिन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 का फिजिक्स का 12 अक्टूबर को जो टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशंस। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट आर नोन एज डैश ऑफ द प्लैनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज कहा गया है। तो सेलेस्टियल बॉडीज मतलब नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो किसी प्लैनेट के चारों तरफ जो भी चीज़ रिवॉल्व करती है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन है कॉन्स्टलेशन, तो वो कलेक्शन ऑफ स्टार्स हो गया। यहाँ पे स्टार्स अलग से मेंशन्ड है, तो ये दो तो आंसर है नहीं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी मैनमेड सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते हैं, जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो हो गए। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा नेचुरल सैटेलाइट। और अर्थ वाले केस में हम उस चीज को मून बोलते हैं, राइट, नॉट अलोन अर्थ। इनफैक्ट काफी और प्लैनेट्स हैं जिनके जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनको हम मून ही बोलते हैं। देयर आर मल्टीपल मून्स। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि भाई इसका आंसर नेचुरल सैटेलाइट था एंड सबको ये डेफिनेटली आपसे सॉल्व हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में है, आफ्टर द फुल मून डे द साइज ऑफ मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ। क्या होता है फुल मून डे के बाद, मतलब जब आप जिसको पूर्णिमा बोलेंगे, ठीक है उसके बाद क्या होगा। तो ग्रेजुअली आपको पता है कि मून का जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है, जिसको हम वेनिंग फेज भी बोलते हैं ऑफ मून। तो ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है डिक्रीजेस ईच डे टिल द न्यू मून डे, इंक्रीजेस ईच डे। तो ऑब्वियसली इंक्रीज तो होगा नहीं क्योंकि फुल मून है, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ तो होता नहीं है बेटा। रिमेन्स द सेम, ये भी आपको मालूम है कि मून के फेजेस होते हैं तो वो सेम नहीं रहता है। तो भले वो नो मून हो, भले फुल मून हो, कभी भी वो स्टेज या वो फेज जो है कंटिन्यू नहीं करेगा, वो चेंज होता रहता है। तो रिमेन्स द सेम भी आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे वेरीज रैंडमली, अगर आपने डेफिनेटली इतने बड़े हैं आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, तो वेरिएशन ग्रेजुअल होता है, हर दिन थोड़ा 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 चेंज होता है, राइट। तो वो रैंडम वेरिएशन नहीं है। तो ये हमें समझ में आता है कि ये 3 आंसर तो होने नहीं चाहिए थे। तो आंसर आपका है ए ऑप्शन, दैट इज साइज जो है मून का जो विजिबल होता है वो डिक्रीज करता है न्यू मून डे तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे आनंद एक पर्सन है जिसने 4 अलग अलग पेरिस्कोप बनाने की कोशिश की है। उसमें कुछ उसने मिरर्स वगैरह प्लेस किए हैं और वो किसी मूविंग कार को देखना चाह रहा है। ही वॉन्ट्स टू यूज देम टू व्यू कार्स विच आर मूविंग ऑन द रोड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिक वॉल, किसी ब्रिक वॉल के पीछे है। तो सामने ब्रिक वॉल के अक्रॉस दूसरी साइड कुछ अगर कार्स मूव कर रही हैं तो वो कार्स वो देख पाएगा। तो कौन सा पेरिस्कोप यूज करके वो देख सकता है, तो कंस्ट्रक्शन कौन सा प्रॉपर है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ शेडेड पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो ये शेडेड पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे अगर लाइट आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरी बात, यहाँ आके स्ट्राइक करेगी तो ये वाला सरफेस जो है अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे आके लाइट ऐसे फॉल करती है तो ये रिफ्लेक्ट करके बाहर की तरफ जाना चाहेगी क्योंकि इसका शेडेड पोर्शन इस तरफ है, मतलब सिल्वर्ड पोर्शन। तो ये वाला तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि आनंद यहाँ पे है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बी ऑप्शन, तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट पोजीशन है। रीजन बीइंग यहाँ पे अगर कहीं कार है
तो इस कार से जो भी रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी। ये हमने नॉर्मल बनाया तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके इस सरफेस पे फॉल करेगी सेकंड मिरर के, और यहाँ से नॉर्मल अगर ड्रॉ करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं तो वो आनंद की आइज तक पहुँच सकती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट है पेरिस्कोप में मिरर्स का। तो ये जो मिरर रखे हैं ये दोनों 45 डिग्री के एंगल पे होते हैं और इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरह से अरेंज होता है कि वो आपस में पैरेलल जैसे दिखेंगे। ठीक है, सो आपका ऑप्शन बी करेक्ट था। यहाँ पे तो जो रे ऑफ लाइट आएगी वो वापस रिट्रेस कर जाएगी क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है। जैसे ये आपका मिरर हो गया तो इस पे अगर रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक कर रही है परपेंडिकुलरली तो ये परपेंडिकुलरली ही वापस चली जाएगी। इस वाले केस में अगेन यहाँ पे शेडेड पोर्शन जो है नीचे की तरफ है, तो यहाँ अगर रिफ्लेक्शन होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है आंसर सी, आंसर डी नहीं पॉसिबल है। ए में भी प्रॉब्लम क्या है आपको समझ में आ गया, रे ऑफ लाइट आनंद तक नहीं पहुंचेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। आई होप आप सभी को ये पेरिस्कोप का कंस्ट्रक्शन समझ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 5 पे। यहां बोला है कार जो है इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स फ्रॉम ए प्लेन मिरर, किसी प्लेन मिरर से 8 मीटर दूर है। अब इसके बाद जो कार जो है इट मूव्स 2 मीटर्स टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ 2 मीटर आगे आ रही है, तो इमेज कहां बनेगी? अब ये सभी ऑप्शंस अगर आप देखें तो इमेज जो कहा गया है वो मिरर के रिस्पेक्ट में पूछी हुई है, फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। तो हमें मिरर से इमेज की पोजीशन निकालना है। तो पहले एक बार थोड़ा सा समझ के देखते हैं क्वेश्चन इनिशियली क्या था, पोजीशन क्या थी। तो ये मिरर है और आपका यहाँ पे आप सपोज एक कार है और इनका इनिशियल डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर था। अब क्या हुआ है, कार जो है 2 मीटर आगे आ गई है, थोड़ा सा आगे पहुंच गई है कार, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है 6 मीटर हो गया। तो आपको प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टी पता है कि इमेज जो है मिरर से उतना ही पीछे फॉर्म होती है जितना ऑब्जेक्ट सामने होता है। तो इस कार की इमेज जो है 6 मीटर पीछे ही बनेगी। तो नई जो पोजीशन थी कार की वो 8 के बदले 6 हो गई है, तो इमेज जो है 6 मीटर मिरर से पीछे बनेगी। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम ध्यान दें तो बेटा थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है कि इमेज विल बी फॉर्म्ड 6 मीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर। आई होप सभी बच्चों को यह कॉन्सेप्ट समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है बट बहुत सिंपल है रिलेटिवली। आपको सिर्फ मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट थोड़े से पता होने चाहिए थे कि अगर हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो उसके लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कहाँ पे आपके प्रिसाइज मेजरमेंट्स आएंगे, कहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस हैं, कहाँ एरर आने के चांसेस है। चलिए तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवीण वांट्स टू बिल्ड अ डेस्क दैट इज 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लंबी डेस्क होनी चाहिए और 2 मीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए। अब उसने एक वुडन बोर्ड खरीदा जिसकी हाइट या टॉल दे दिया है 5 फीट है एंड उसकी विड्थ जो है वो 3 है। अब इस बोर्ड में से कट करके डेस्क बनाएगा। अब उसने कुछ मेजरमेंट लेने के तरीके ढूंढे अलग अलग, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे वो मेजर कर सकता है। तो सबसे पहला था ही मेजर्ड द लेंथ ऑफ 4 फीट ऑन द वुडन बोर्ड यूजिंग हिज फुट स्पैन। अगर वो फुट स्पैन को ले रहा है तो एज ए रेफरेंस तो क्या वो सही मेजरमेंट हो सकता है, पहला चीज। दूसरा, ही मेजर्ड द विड्थ ऑफ 2 फीट बोर्ड विद मेजरिंग टेप, तो मेजरिंग टेप यूज कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्या कर रहा है, वो डबल चेक कर रहा है द मेजरमेंट ही टुक इन स्टेप 1 दैट वाज ए 2 फीट लॉन्ग एज ए रेफरेंस। कौन सा, स्टिक को यूज कर रहा है, तो ही इज यूजिंग ए स्टिक जिसकी लेंथ ही 2 मीटर है, 2 फीट है सॉरी। तो अब ऑप्शंस में क्या पूछा देखते हैं, मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, विच ऑफ दीज स्टेप्स वुड रिजल्ट इन इनएक्यूरेट लेंथ मेजरमेंट। इन तीनों स्टेप में कौन सा ऐसा स्टेप है जो आपको गलत मेजरमेंट दे सकता है। तो फर्स्ट थिंग, पहला ऑप्शन देखते हैं, स्टेप 1 वुड गिव रॉन्ग मेजरमेंट, स्टेप 2 वुड गिव रॉन्ग मेजरमेंट, स्टेप 1 and 3 वुड गिव रॉन्ग मेजरमेंट, स्टेप 2 and 3 वुड गिव रॉन्ग मेजरमेंट। तो पहली चीज देखिए, स्टेप 2 तो कभी रॉन्ग मेजरमेंट देगा नहीं, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे आप मेजरिंग टेप यूज कर रहे हैं और मेजरिंग टेप बिल्कुल प्रिसाइज आपको मेजरमेंट देता है।
तो स्टेप 2 तो आंसर होना नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपके आंसर नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें स्टेप 2 आ रहा है। अब बचा स्टेप 1। स्टेप 1 में प्रॉब्लम यह है कि वो अपना फुट स्पैन यूज कर रहा है। अब फुट का मेजरमेंट अगर उसने बराबर नहीं लिया है, तो फुट जब यूज करेगा मेजरमेंट लेने के लिए, तो एक फुट के बाद अगला फुट जब रखेगा तो वो दोनों फुट का साइज भी लोगों का सेम नहीं होता है, और कई बार ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें थोड़ा सा मेजरमेंट एरर होने का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हमने फुट थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे रखा तो मेजरमेंट बराबर नहीं आएगा। तो एक्चुअली जो आपका एरर आएगा वो फर्स्ट स्टेप की वजह से आएगा। तो आंसर इसका आपका होना चाहिए था स्टेप 1। तो स्टेप 1 वुड गिव रॉन्ग मेजरमेंट, क्योंकि स्टेप 3 में क्या यूज कर रहा है, वो एक 2 फीट का स्टिक यूज कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब वो स्टिक ही 2 फीट की है, मेजरमेंट 2 फीट करना है, तो वहां एरर कहां से आएगा। तो ऑब्वियसली आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें था फाइंड द ऑड वन आउट। तो अब इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं। स्पिनिंग ऑफ ए व्हील, स्पिनिंग ऑफ ए टॉप, पॉटर्स व्हील एंड रेवोल्यूशन ऑफ द मून। अब इसमें अगर हम पहले 3 ऑप्शन देखें तो ये सारे के सारे जो है ये स्पिन करने की बात कर रहे हैं, मतलब ये एक एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, रेवोल्यूशन है। जैसे फर्स्ट की बात करते हैं स्पिनिंग ऑफ ए व्हील या स्पिनिंग ऑफ ए टॉप, तो ऐसी एक एक्सेस होगी, कोई ऑब्जेक्ट जो होगा उसके थ्रू वो एक्सेस पास कर रही है ये, और ऑब्जेक्ट जो है अपनी उस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो पहले 3 ऑप्शन तो वो हो गए। रिवोल्यूशन होता है जब कोई एक बॉडी है उसके अराउंड कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है, जैसे अर्थ के अराउंड मून जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें डिफरेंट कौन सा है, तो आंसर इज डी ऑप्शन, रिवोल्यूशन ऑफ मून। चलिए आई होप ये सभी लोग सही कर पाए होंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहां पे आपको बोला है राजू वॉज गोइंग टू हिज हाउस व्हेन ही सॉ ए बिग रॉक पीस इन हिज पाथ, ही डिड नॉट लूज होप एंड ट्राइड टू फाइंड ए वे, ही डिसाइडेड टू लिफ्ट द रॉक एंड मेक वे फॉर हिज कार्ट। Raju found a rod and used a smaller rock to remove the bigger rock. With his patience and determination, he could solve the problem. What simple machine principle did Raju use here? तो इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है कि ये वाला रॉक जो है ये काफ़ी बड़ा है, इसको आपको मूव करना है। तो ऑब्वियसली राजू ये डायरेक्टली लिफ्ट करके तो मूव नहीं कर सकता था, तो उसने एक रॉड यूज़ की और उस रॉड के नीचे यहाँ पे एक छोटा रॉक रखा और यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है। तो आपको ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये हो गया आपका लोड और ये आपका हो गया फलक्रम और ये आपका एफर्ट हो गया। तो ये बेसिकली एक सिंपल मशीन हो गई और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होते हैं। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे राजू ने यूज किया है वो एक लीवर यूज किया है, वो भी कौन सा, टाइप 1 लीवर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक फलक्रम है, एक तरफ लोड है, दूसरी तरफ एफर्ट है। तो आंसर इसका आ जाएगा लीवर। चलिए सेकेंड स्लाइड पे आते हैं, मतलब अगली स्लाइड पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। 2 स्टोन्स लिखा है A and B of masses 2 kg and 5 kg respectively are released from the same height in vacuum, which will reach on the ground first। पहली चीज, अगर हम वैक्यूम ले लेते हैं और यहाँ पे सेम हाइट से अगर ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करते हैं, ऑब्जेक्ट के साइजेस में अलग अलग दिखा रहा हूँ, सारे के सारे अगर एक ही हाइट से अगर हम रिलीज करेंगे और क्योंकि यहाँ पे कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं है तो ये सारे के सारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आते हैं और सब पे जो एक्सेलरेशन होता है या सबका जो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्पीड है वो सेम रहता है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ आके ग्राउंड पे हिट करेंगे। तो भले आप 2 ले लो या 4 ले लो, कोई भी आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, अगर हमने वैक्यूम में उनको रिलीज किया है सेम हाइट से तो वो एक साथ फॉल करते हैं, एक ही स्पीड पे एक ही टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। तो आंसर इसका आ जाएगा बोथ विल रीच एट द सेम टाइम। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट विल हैपन टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। तो बेटा आपने सभी ने पढ़ा होगा फ्रिक्शन जो है एक नेसेसरी इविल है, हम बोलते हैं। क्यों नेसेसरी इविल है? बिकॉज बहुत सारी चीजें फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है, तो इसलिए नेसेसरी है। जैसे आप चल पाते हैं, बोर्ड पे लिख पाते हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, गाड़ियों का चलना, गाड़ियों का ब्रेकिंग, ये सभी पॉसिबल होता है जब फ्रिक्शन है।
एंड अगर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ियों का चलना और गाड़ियों का रुकना दोनों ही पॉसिबल नहीं होगा, बट फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है, तो इसलिए वो ईविल भी कहा जाता है। तो छोटे बच्चों के हिसाब से हम बोलते हैं भाई फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी ईविल है, उसकी ज़रूरत भी है पर ज़्यादा हो तो दिक्कत भी है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो क्या होगा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड। उसको रोकने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, तो जब कोई चीज़ उसको अपोज ही नहीं कर रही तो उसका मोशन चेंज ही नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे होना चाहिए द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप, ये गलत हो गया। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स स्पीड, ऑप्शन 3 की अगर बात करूं तो ये भी गलत है क्योंकि फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा है, ना तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं मतलब अपनी तरफ से एज एक्सटर्नल एजेंट, और ना ही कोई रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट है, फ्रिक्शन नहीं है। और लास्ट वाले की बात करें, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी आपका कोई एक फोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, वो भी नहीं है। तो आंसर आपका बी ऑप्शन आएगा कि ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग। और अगर वो इफ इट इज मूविंग देन ऑब्वियसली इट विल मूव विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके जो सेक्शन का था, फिजिक्स सेक्शन का, वो डिस्कस करते हैं। 10th क्वेश्चन। चलिए 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम मूविंग एयर इज कॉल्ड। मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड, और उसकी वजह से जो एनर्जी आती है ऑब्वियसली फिर विंड एनर्जी होगी। तो पहला है सोलर एनर्जी, सोलर मतलब सन से डिराइव होने वाली एनर्जी। हाइड्रो मतलब पावर कि अगर हम बात करें भाई कहाँ से आ रही है, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से उसमें कुछ एनर्जी है जिसको हम यूज़ करते थे ग्राइंड करने के लिए ग्रेन्स को, है ना, पुलिस वगैरह यूज़ करके अरेंजमेंट हम ऐसा कुछ मोशन वगैरह क्रिएट कर पाते हैं जिससे हम कोई वर्क कर सके। न्यूक्लियर एनर्जी, डेफिनेटली न्यूक्लियर एनर्जी जो है वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए, या तो दो एटम फ्यूज हो जाएंगे या फिर उनका फिशन होगा, स्प्लिट कर जाएंगे, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल आपको बोला गया कि एयर जो है वो मूव कर रही है, एयर मूव कर रही है मतलब विंड है, विंड की वजह से एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी हो गई। चलिए तो वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेक्शन। भाई फिजिक्स सेक्शन का आपके 10 ही क्वेश्चंस थे, प्रिटी ईजी, प्रिटी मैनेजेबल, एंड आई एम श्योर शायद आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट मैक्स लगा होगा। रिलेटिवली इजी था, शायद रीड करने में जरूर 2-3 क्वेश्चन में टाइम लगा होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंदी थे, बट कॉन्सेप्ट वाइज अगर कहा जाए तो प्रिटी मैनेजेबल। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, डू वेल, एंड उम्मीद करता हूँ आप इस टेस्ट के रिजल्ट के बाद हमें डेफिनेटली सेंटर पे आके मिलेंगे। थैंक यू।